तो फ्रेंड्स, आज हमारा बायोलॉजी का ये 8वां लेक्चर है जिसमें हम उत्सर्जन तंत्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चूंकि हम यह महेश और सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं और वह प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। हमारे बायोलॉजी का जो ये सेगमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमें इससे कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है और ये जो डेली लाइफ से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो परीक्षाओं में पूछने की संभावना अधिक होती है। तो चलिए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, या लीवर जिसे हम कहते हैं। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण की बात हो रही, यूरिन की बात नहीं हो रही है। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। आगे है, अल्कोहल के निराविषण या डिटॉक्सिफिकेशन, जब हम अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी होता है? वो है यकृत। जब हम अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल के जहरीले पार्ट को काटने का कार्य यकृत करता है। तो यूरिया का निर्माण भी यकृत करता है, और अल्कोहल के जो जो विषाक्त चीजें होती हैं, जो जहरीली चीजें होती हैं, उसको काटने या खत्म करने का कार्य भी लीवर करता है। आगे है, तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, लीवर की हमारे शरीर में भूमिका होती है। इसीलिए ज्यादा अल्कोहल लेने से हमारा लीवर कभी कभी खराब होने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है, इस वजह से, अल्कोहल की वजह से। आगे है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को रक्त अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। हम कई बार देखे हैं कि हम बीमारियों में डायलिसिस होता है, तो क्या किस लिए होता है? खून के शुद्धिकरण के लिए कराया जाता है डायलिसिस, या इसे हिंदी में रक्त अपोहन कहते हैं। आगे है, मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर से उत्सर्जित सबसे अधिक विषाक्त पदार्थ अमोनिया होता है, जो कि हम कहीं ना कहीं यूरिन के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ये मानव शरीर से उत्सर्जित सबसे विषैला पदार्थ है। आगे है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। मूत्र कितना बाहर आना चाहिए और किस तरीके से, इसकी मात्रा का नियंत्रक कौन होता है? ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, योम एल्डोस्टेरोन, जो हमारे मूत्र का नियंत्रण। नहीं तो हम जितना पानी पिए वो सब पानी बाहर जा सकता है, लेकिन नहीं, जो हमारा ADH है और एल्डोस्टेरोन, ये उसको नियंत्रित करता है कि हमें कितने पानी को अवशोषित करना है और कितना मूत्र के रूप में जो बॉडी हमारी डिटॉक्सिफाई होती रहती है उसको बाहर करना है। तो आप याद रखिए, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक ADH होता है और एल्डोस्टेरोन। आगे है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? एक वयस्क हो और वो मनुष्य स्वस्थ हो, उसे कोई वैसी बीमारी ना हो कि मूत्र से रिलेटेड या यूरिन से रिलेटेड कोई तकलीफ हो, तो अगर वो वयस्क है और स्वस्थ है तो उसके द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला प्रतिदिन मूत्र लगभग 1.5 लीटर होता है, या 1.5 लीटर। तो आप याद रखिएगा, वयस्क मनुष्य और जो स्वस्थ हो उसके द्वारा एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। आगे है, कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? कौन सी ऐसी औषधि है जो हम लेते हैं जो हमारे मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है, कि अगर मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम निजात पा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें टॉयलेट होने में या यूरिन डिस्चार्ज में दिक्कत हो रही है, तो कौन सा वो औषधि है जो उसके स्राव को प्रोत्साहित करता? वो है डाईयूरेटिक औषधि है जो मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करता है। आगे है, व्हील्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब व्हील्स रोग होता है तो उसके द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो है वृक्क या किडनी। व्हील्स रोग में हमारी किडनी प्रभावित होती है। तो आप फैक्ट याद रखिएगा, व्हील्स रोग किडनी से संबंधित है। आगे है, लिखा है
कार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? जो हेमी कार्डेटा संघ के जीव हैं उनकी किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? जैसे मानव शरीर में यूरिन हम देखते हैं किस अंग के द्वारा उत्सर्जित होता है, उसी तरीके से जो हेमी कार्डेटा संघ के जीव होते हैं उनके किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो वो है कोशिका गुच्छ के द्वारा, ग्लोमेरुलस के द्वारा। जो हेमी कार्डेटा संघ के जीव हैं उनके अंगों से उत्सर्जन होता है, वो है कोशिका गुच्छ। उनमें एक अंग पाया जाता है जिसके द्वारा उनके शरीर से उत्सर्जन होता है, वेस्ट जो होते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ये अच्छा फैक्ट है और नया है कहीं ना कहीं, तो हो सकता है कि नया है, तो बस आप इसको याद रख लीजिए क्योंकि फैक्ट है कि हेमी कार्डेटा संघ के जो जीव होते हैं उनके शरीर से जो भी अंग कोशिका गुच्छ होता है उसी के द्वारा उत्सर्जन होता है। आगे है, विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? जैसे मनुष्य किस तरीके से यूरिया का उत्सर्जन करता है और विभिन्न जीवों में कैसे होता है। जैसे जंतु हो गया और उनके मुख्य उत्सर्जी अंग हो गए। जैसे मनुष्य का उत्सर्जी अंग है वृक्क, अमीबा का त्वचा या सतह या रिक्तिका, केंचुआ का उत्सर्जिकाएं होती हैं, झींगा मछली का हरित ग्रंथियां होती हैं। झींगा मछली हम देखे हैं ना, उनमें हरित ग्रंथियां पाए जाते हैं जो उत्सर्जन का कार्य करती हैं। पीता कृमि जो जीव है उसमें फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। आर्थ्रोपोडा जंतुओं में मैल पीगी नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। वहीं सिलेंड्रेटा जो जीव होते हैं उनमें त्वचा के द्वारा उत्सर्जन होता है। आगे है, यहाँ पे एक फैक्ट है कि वृक्क में पथरी या किडनी स्टोन जिसे हम कहते हैं, यूरिक अम्ल कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण होता है। हम देख रहे हैं कि जो हमारी किडनी में पथरी होती है वो यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट की वजह से होता है, जो किडनी में पथरी होती है जिसको हम कहते हैं। आगे है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? जो हमारा गुर्दा है उसकी कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। फैक्ट याद कर लीजिएगा। आगे है, नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है? नाखून में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारे नाखून, बाल, इन सब में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। आगे है, वृक्कों या किडनी के काम ना करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? जब किडनी हमारा काम नहीं करता है तो हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसे हम यूरीमिया कहते हैं। आगे यहाँ पे एक नोट है, डाईयूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। डाईयूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है, तो ये फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे है, मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? जो मनुष्य होते हैं उनमें किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो वो है यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। मनुष्यों में यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। आगे है, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? यूरोक्रोम का निर्माण लाल रुधिर कणिकाओं की हीमोग्लोबिन से होता है, जिसको हम देखते हैं ना आरबीसी, ब्लड में पाया जाता है। तो उसी में से यूरोक्रोम का निर्माण होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे है, वृक्क जिसे हम किडनी कहते हैं, किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? हमारी किडनी है वो प्रति मिनट कितना औसत रक्त का प्रवाह करती है? वो है 1 से 1.5 लीटर प्रति मिनट। हमारी किडनी से होके शुद्ध होके ब्लड पूरे शरीर में फैलता है ना, तो हमारी किडनी कितने रक्त को 1 मिनट में शुद्ध कर देती है, प्रवाहित करती है किडनी से? तो वो है 1 से 1.5 लीटर ब्लड प्रवाहित होता है। आगे है, वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? जो वृक्क नलिकाएं होती हैं, किडनी की जो हमारी नलिकाएं होती हैं उसके दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? वो है सोडियम क्लोराइड का। तो कहीं ना कहीं किडनी और सोडियम क्लोराइड आपस में रिलेटेड हैं।
तो याद रखिएगा इसको। आगे है, वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? जो हमारी किडनी के चारों ओर आवरण पाया जाता है उसको, उस झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? वो है पेरिटोनियम। किडनी के चारों ओर जो एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। तो याद रखिएगा कि एक झिल्ली जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है। किडनी के ऊपर झिल्लीनुमा आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। आगे है, वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है। अगर कोई व्यक्ति टॉयलेट करता है उसके साथ रक्त आता है तो ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? हीमोटूरिया। अगर रक्त के साथ मूत्र का भी स्राव होने लगे तो ऐसी बीमारी को हीमोटूरिया नामक बीमारी कहते हैं। हीमोटूरिया किससे संबंधित है? जब रक्त के साथ मूत्र के साथ रक्त का भी उत्सर्जन होने लगे। हीमोटूरिया किससे संबंधित है? मूत्र के साथ रक्त का आना से संबंधित है। आगे है, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किडनी के द्वारा संपूर्ण रक्त शुद्ध होता है। आगे है, यहाँ पे कुछ नोट दिया गया, चलिए हम उसको देखते हैं। जैसे है कि केंचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक या अमोनिया उत्सर्जक जंतु है। केंचुआ क्या है? केंचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक या अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटेलिक या यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। जब केंचुआ को पर्याप्त नमी मिलती है तो वह अमोनिया का उत्सर्जन करता है, लेकिन अगर उसे पर्याप्त नमी नहीं प्राप्त होती या जल नहीं प्राप्त होता है तो वह यूरिया का निर्माण करने लगता है। आगे है, यहाँ पे लिखा है कि कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। जो कशेरुकी जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जी अंगों के बारे में बताया गया है कि कशेरुकी जीवों में उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। जैसे उत्सर्जी अंग के बारे में चर्चा है और उत्सर्जी पदार्थ क्या निकलता है। जैसे वृक्क जो कि किडनी है, किडनी से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन होता है। तो हमारी किडनी से जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट तो हम जानते हैं वेस्ट होता है, तो वह यूरिया आदि के रूप में उत्सर्जित होता है। फेफड़ा, जो फेफड़ा हमारा है वो क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अगर अमोनिया हमारे द्वारा शरीर में बनाया जा रहा है तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है और यूरिया को किडनी बाहर निकालता है। तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य हमारा फेफड़ा करता है। आगे है, यकृत या लीवर, यह नाइट्रोजन पदार्थ का निष्कर्षण करता है। ये भी नाइट्रोजन पदार्थ को निष्कासित करता है, बाहर नहीं लेकिन अपने से बाहर या शरीर से बाहर निकालने का कार्य लीवर करता है। शरीर के अंगों से आगे आंत, इंटेस्टाइन, चाहे वो बड़ी इंटेस्टाइन हो या छोटी, चाहे बड़ी आंत हो या छोटी, उसमें बात की गई है कि आंत का क्या कार्य है। आंत से उत्सर्जी अंग कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं? वो है कैल्शियम व जंतुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है। अगर हम कैल्शियम और धातु, हमने जंतु बोले वो गलत है। कैल्शियम और धातुओं की लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन हमारी आंत करता है। अगर हम ज्यादा कैल्शियम ले लें या धातुओं के लवण ले लें तो हमारा जो आंत है वो उसको उत्सर्जित कर देता है। तो आंत से कैल्शियम और धातुओं की अधिकता अगर हो जाती है उसका उत्सर्जन होता है। लीवर से नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कर्षण होता है। फेफड़े से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है, उसका उत्सर्जन होता है। और किडनी से जो हमारे रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल, अगर हम जैसे कोई चीज खाते हैं तो हमारे अगर ब्लड में वो चीज मिल रहा है तो जो ब्लड से नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं उसको निकालने का कार्य हमारी किडनी करती है, क्योंकि किडनी ही तो है जो हमारे रक्त को शुद्ध करती है। तो जो अगर इसमें कोई भी अपशिष्ट मिला होता है तो वह मूत्र के रूप में बाहर करती है हमारी किडनी, इसीलिए रक्त से बाहर करती है मूत्र के रूप में अत्यधिक जल, नाइट्रोजन कुछ भी हो तो हमारे शरीर से किडनी निकालती है। तो किडनी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है। क्या बात की गई है कि जो जलीय प्राणी होते हैं, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय
से क्या उत्पादित होता है, तो वो है अमोनिया। जब नाइट्रोजन का आदान प्रदान होता है तो उससे अमोनिया का निर्माण होता है, और जलीय प्राणियों से। आगे है गठिया रोग, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। गठिया रोग का क्या कारण है, जैसे हम देखते हैं ना, एक उम्र के बाद भी कुछ लोग को गठिया हो जाता है, उससे पहले भी होता है। तो गठिया रोग का मुख्य कारण क्या है, गठिया रोग का मुख्य कारण है कि रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना गठिया रोग का कारण है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का, जो यूरिक एसिड रक्त में प्रवाहित होता है, उसका सोडियम यूरेट के क्रिस्टल के रूप में, वो क्रिस्टल के रूप में हो जाता है, कुछ बड़े आकार का हो जाता है या डार्क हो जाता है, क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में जब एकत्रित हो जाता है यूरिक एसिड, तो गठिया रोग का कारण बनता है या गठिया में दर्द होता है। यूरिक एसिड जम जाता है सोडियम यूरेट के क्रिस्टल के रूप में। आगे है आमाशय की दीवार पर पेशीय संकुचन कहलाता है। हमारी आमाशय की जो दीवार है, आमाशय है ना, जहाँ जिसे हम पेट कहते हैं, जहाँ भोजन का डाइजेशन होता है या भोजन रुकता है 4-5-6 घंटे, तो उसकी दीवारों पर जो पेशीय संकुचन होता है, जो संकुचन होता रहता है, उसे क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है, हमारे आमाशय की जो पेशीय संकुचन है वो पेरिस्टालसिस कहलाता है। जैसे ये ग्रासनली है, फिर यह आमाशय से लगा हुआ है, तो अगर इसका जो संकुचन होता है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेरिस्टालसिस। यहाँ पे हमने ये फैक्ट पहले देख ही लिया है कि डाई यूरेसिस की स्थिति में, जब डाई यूरेसिस की स्थिति होती है, तो डाई यूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये उत्सर्जी तंत्र से संबंधित लेक्चर था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एनसीईआरटी के प्रश्न है, तो आप इसको कई बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका ये, इससे प्रश्न गलत नहीं होंगे। लगभग इससे परीक्षाओं में प्रश्न आते ही आते हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में यूरिया हो गया, यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, किस तरीके से हम आम जिंदगी में भी पूछते रहते हैं कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए, पानी पीने के फायदे नुकसान क्या हैं, और अगर उनकी मात्रा अधिक हो जाए, या फिर किडनी का, लीवर का, फेफड़े का हमारे शरीर में किस तरीके से अंग है। तो चूंकि यह एनसीईआरटी में, महेश अग्रवाल सर की जो एनसीईआरटी, उसमें प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है टॉपिक को, तो हम उसी हिसाब से देख रहे हैं। तो जो भी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित प्रश्न थे जो कि एनसीईआरटी में दिए गए थे, हमने उसको कवर कर लिया। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।